हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। और आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंकर्स, उनकी कंट्रीब्यूशन और साथ ही उनके द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण रचनाएं। तो लगभग 22 थिंकर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। एक एक उनका जो मुख्य योगदान है, प्रमुख योगदान है, उसको देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे उनकी दो किताबें। तो लगभग यहाँ पे 60 के आसपास क्वेश्चंस इस वीडियो से कवर होंगे। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं गया आज तक, नेट हो, सेट हो या फिर पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कि यहां से प्रश्न ना आया हो और आगे भी यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, ये हमारा पार्ट 10 है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो यहां पे जो क्वेश्चन था ये था रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी थी मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसी आधार पे मैं आपके सामने 20 एमसीक्यू ना लेकर लगभग 20 थिंकर्स लेके आया हूं, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप इजीली उसको रिवाइज कर पाओ। तो यहां पे हम शुरू करेंगे डेफिनेटली वुड्रो विल्सन से। वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनका योगदान क्या है? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, यानी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और पॉलिटिकल साइंस अलग है। पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इसीलिए इन्हें कहा गया पिता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, और यही वो लेख है जहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मानी जाती है। अगली इनकी महत्वपूर्ण किताब है कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885। इसके अलावा और भी इनकी किताबें हैं और भी इनके योगदान है, लेकिन प्रमुख योगदानों को हम यहां पे देख रहे हैं। अगले हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ, और गुडनाउ को यूएसए अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता माना जाता है। वुड्रो विल्सन को पूरे के पूरे पब्लिक एड का पिता और फ्रैंक जे गुडनाउ को अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता माना जाता है। और इन्होंने भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी यानी विभाजन की बात की थी, यानी पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इसलिए दोनों पिता है, एक पब्लिक एड के और एक यूएस पब्लिक एड के। इनकी किताब है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी किताब से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कब ये प्रकाशित होती है? वर्ष 1900 में। तो ये एक लेख था, ये एक आर्टिकल था, ये पूरी की पूरी किताब है जिसने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को अलग, यानी दोनों को ऑटोनमस स्वायत्त विषय माना था। अगले थिंकर है विलोवी, WF विलोवी, और इनका प्रमुख योगदान या सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स और बजटिंग, ठीक है। इनके दो प्रमुख योगदान हैं, एक तो संगठन के सिद्धांत से रिलेटेड है विलोवी, और दूसरे बजटिंग से रिलेटेड भी है। तो कई बार कोटेशन पूछी जाती है, अगर बजट से रिलेटेड बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कोटेशन विलोवी की होती है, और हमने ऐसी कई कोटेशन देखी है जहां पे बजट से रिलेटेड कोटेशन आ जाती है और वहां पे आंसर क्या आ जाता है? आंसर रहता है वहां पे विलोवी का। अगले थिंकर हेनरी फ्योल, इनके बारे में लगभग सभी को पता है। इन्होंने मैनेजमेंट के, प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो किताब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916 में ये किताब आती है, और
ये इंग्लिश वर्जन इसका आता है 1949 के अंदर। अगले थिंकर है लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत, कई बार ये पूछा जाता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि पोस्ट कॉर्ब क्या है, कई बार ये पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने दिया, कई बार ये पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत कब दिया गया या किस किताब के अंदर ये दिया गया। तो लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत। पोस्ट कॉर्ब का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये एक क्रम में है, पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ रखते हैं कहीं पे भी, फिर उनको हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उनके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सबसे लास्ट में हम पैसा देते हैं, पैसा लगाते हैं। तो ये एक संगठन का सिद्धांत है, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत। किसमें ये दिया गया है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब थी जिसके अंदर ये सिद्धांत दिया गया 1937 के अंदर, और ये किताब जॉइंटली लिखी गई है लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा। अगले थिंकर ये है लिंडल उर्विक, सेम यही उर्विक, लिंडल उर्विक इनका पूरा नाम है, और इनका योगदान है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी पर। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत के साथ ये जुड़े हुए हैं, और इनकी किताब का नाम है द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943। एडमिनिस्ट्रेशन के तत्व, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है? उर्विक ने। अगले थिंकर है हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी मॉडल के साथ जुड़े हैं। रैशनल लीगल अथॉरिटी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा है, ठीक है, 3 प्रकार की अथॉरिटी इन्होंने बात की है। तो ब्यूरोक्रेसी मॉडल यानी रैशनल लीगल अथॉरिटी के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922, द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947। 2 किताबें आपने याद रखनी। ये किताब तो बहुत बार पूछी गई है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कब प्रकाशित हुई? 1922 में। अगली किताब है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी किताब यहां पे आपने देखी है रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री। अगले थिंकर हर्बर्ट ए साइमन, डिसीजन मेकिंग थियरी के पिता माने जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हर्बर्ट ए साइमन। और बाउंडेड रैशनैलिटी थियरी इन्होंने मॉडल दिया है, इन्होंने डिसीजन मेकिंग का मॉडल है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। किसके अंदर दिया है? डिसीजन मेकिंग थियरी के अंदर। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि इंसान की जो सोचने की जो सीमा है, डिसीजन लेने की सीमा है, वो सीमित है, वो बाउंडेड है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन नहीं रहते हैं। तो हमारी जो रैशनैलिटी होती है वो बाउंडेड होती है, क्योंकि सारे विकल्प हमारे पास नहीं रहते, इसलिए हम अच्छी तरीके से 100% श्योर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण 2 किताबें देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो एक चीज यहां पे और क्लियर कर लीजिए, हर्बर्ट ए साइमन व्यवहारवादी चिंतक है, व्यवहारवाद के प्रणेता भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इनकी किताब कब प्रकाशित हुई? 1947 में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अगली किताब है इनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइमन और स्मिथबर्ग ये जॉइंटली इन्होंने लिखी है 1950 में। पहली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, व्यवहारवाद के साथ जुड़े हैं। दूसरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1950 में इन्होंने लिखी। साइमन ने किसके साथ लिखी है? स्मिथबर्ग के साथ, जॉइंटली को ऑथर्ड। अगले थिंकर चेस्टर आई बर्नार्ड, इनका योगदान है कोऑपरेटिव सिस्टम, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कोऑपरेटिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहां पे देखिए आप, सिस्टम यहां पे लगा है सिस्टम, तो पब्लिक एड के अंदर सिस्टम अप्रोच के साथ कौन जुड़े हैं? चेस्टर आई बर्नार्ड। सिस्टम अप्रोच किसने दी है? कोऑपरेटिव सिस्टम आप यहां पे देख पा रहे हैं, दैट्स मीन ये सिस्टम अप्रोच के साथ कनेक्टेड है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम कार्यपालिकाएं
करती है। और इनकी किताब भी है एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, लैंडमार्क किताब है। इस किताब के बाद एक नया चरण शुरू होता है पब्लिक एड का, और पुराना चरण खत्म होता है। दूसरी है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, लगभग 10 साल बाद इनकी ये किताब आई, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंकर है क्रिस आइजरिस। इनका जो योगदान है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से है। अगेन हर्बर्ट साइमन की तरह ये भी व्यवहारवादी चिंतक है आइजरिस, कई आर्ग्रियस भी कई जगह इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थियरी इन्होंने दी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी थियरी कहां पे? ऑर्गेनाइजेशन में। मैच्योरिटी क्या होती है, इमैच्योरिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड उन्होंने थियरी दी है। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनैलिटी, जब यहां पे पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? बिहेवियर की बात हो रही है। पर्सनैलिटी यानी इंडिविजुअल जो होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करती है, उनका व्यवहार किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, उसके ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है 1957 में। अगली इनकी किताब है इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 1964। इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन और इंडिविजुअल यानी पर्सनल के बीच कैसे हम तालमेल बनाएं, उससे रिलेटेड इन्होंने ये किताब लिखी है। अगले चिंतक है ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो, और ड्वाइट वाल्डो के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो आपका मिन्नोब्रुक सम्मेलन होता है उसके बाद नव लोक प्रशासन का जो उदय होता है, उसके फादर के तौर पे इन्हें जाना जाता है, ड्वाइट वाल्डो को, नव लोक प्रशासन का, ठीक है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से राजनीति लोक प्रशासन को प्रभावित करती है, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये अग्रणी माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद के पिता पॉलिटिकल साइंस में डेविड स्टन है। उत्तर व्यवहारवाद के पिता कौन है? वो भी डेविड स्टन है। लेकिन यहां पे उत्तर व्यवहारवाद जिस तरीके से काम करता है वैसे ही नव लोक प्रशासन काम करता है। तो नव लोक प्रशासन ड्वाइट वाल्डो के साथ कनेक्टेड है। तो इनकी महत्वपूर्ण किताबें द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948, कई बार ये किताबें पूछी गई है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी है? ड्वाइट वाल्डो की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, मिन्नोब्रुक सम्मेलन के बाद ये किताब आई है, इनकी प्रकाशित हुई है, और लैंडमार्क किताब है पब्लिक एड के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। अगले थिंकर है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। इनकी कई किताबें हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये जुड़े हैं। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो कैग का निर्माण हुआ था, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, इसके लगभग 10 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये अध्यक्ष रहे थे। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अग्रणी चिंतक हैं एफ.डब्ल्यू. रिक्स, और इन्होंने प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है समाजों को समझने के लिए, सोसाइटीज को समझने के लिए प्रिज्मेटिक मॉडल, जिसमें आपका प्रिज्म रहता है। प्रिज्म ये आपका यहाँ पे ये लाइट पड़ती है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी बिल्कुल त्रिभुज के अंदर है। ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है, ये इधर वाली फ्यूज्ड सोसाइटी है, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो पब्लिक एड की वीडियोस देखेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे किताबें देख रहे हैं और थिंकर्स देख रहे हैं। इनकी महत्वपूर्ण दो किताबें हैं द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये इकोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। अगर हम बात करें, ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हैं। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब 1961 में लिखी है, यानी इकोलॉजी का, पर्यावरण का कैसा प्रभाव पब्लिक एड पे पड़ता है वो इन्होंने, इसी के अंदर इन्होंने प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है और साला मॉडल भी इसी में इन्होंने दिया है।
दूसरी किताब है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1964। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने जो सिद्धांत दिए वो क्या विकसित देशों के लिए थे, विकासशील देशों के लिए थे या फिर अल्प विकसित देशों के लिए थे। तो इनके जो मैक्सिमम सिद्धांत है ये विकासशील देशों के लिए थे। तो यह है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों में एडमिनिस्ट्रेशन। अगले थिंकर है निकोलस हेनरी। पैराडाइम शिफ्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जुड़े हैं कि पब्लिक एड का पैराडाइम किस तरीके से शिफ्ट हुआ है। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पैराडाइम का मतलब होता है विचारों का एक समूह। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? विचारों का एक समूह। शिफ्ट क्या है कि पूरी तरीके से चेंज आना, वो होता है पैराडाइम शिफ्ट। तो इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर 1975। अगले थिंकर है R.W. हेवुड। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये जुड़े हुए हैं और इनकी महत्वपूर्ण किताब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज 1969। तो यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि रिग्स केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। पब्लिक एड की बात कौन कर रहे हैं? हेवुड। अगले थिंकर एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनके बारे में सभी को पता होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहीं से पता लग रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, और शॉप मैनेजमेंट 1903। तो ये कई बार ईयर्स भी पूछे जाते हैं जो मुख्य किताबें रहती है। ठीक है, पीस रेट सिस्टम पे भी इन्होंने कई किताबें लिखी है। वैसे तो दो किताबें अगर आपको याद हो गया है तो दूसरी किताबें ऑटोमेटिकली आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट, ह्यूमन रिलेशन ग्रुप डायनेमिक्स। मैरी पार्कर फॉलेट संगठन में किस तरीके से सौहार्द बनाया जाए, किस तरीके से कॉपरेशन बनाई जाए, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट को संगठन में कम किया जाए और अच्छी उत्पादकता बढ़ाई जाए, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। ह्यूमन रिलेशन यानी मानव संबंध कैसे हो, मानव संबंधों में जो अड़चने आती है, जो दुविधाएं आती है, वो कैसे सॉल्व हो, और ग्रुप डायनेमिक्स यानी पूरे के पूरे संगठन को, पूरे के पूरे ग्रुप को किस तरीके से हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ चला सकते हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, द न्यू स्टेट 1918, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 और तीसरी किताब है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तीनों किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले थिंकर है एल्टन मेयो। तो एल्टन मेयो ने हावर्थन एक्सपेरिमेंट किया था 1924 से लेकर लगभग 1931-32 तक ये चला। ठीक है, हावर्थन परीक्षण किया था एल्टन मेयो ने। ह्यूमन रिलेशन थियरी इन्होंने दी। ह्यूमन रिलेशन थियरी में इन्होंने क्या दिया कि किस तरीके से जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, अनौपचारिक ग्रुप होते हैं, वो किस तरीके से उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये दो महत्वपूर्ण किताबें आपने याद रखनी। ह्यूमन प्रॉब्लम यानी किस तरीके से मानव संबंध इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से सोशल जो प्रॉब्लम होती है वो इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। अगले हैं अब्राहम मैस्लो। तो मैस्लोज नीड हायरार्की इन्होंने दी है। इन्होंने 5 प्रकार की नीड की बात की थी, बेसिक नीड से लेकर आत्मसिद्धि की नीड तक 5 प्रकार की नीड की बात की थी अब्राहम मैस्लो ने। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो डेफिनेटली एल्टन मेयो भी मोटिवेशन थियरी के साथ जुड़े हैं, अब्राहम मैस्लो भी है, डगलस मैकग्रेगर भी है। ठीक है, तो इनकी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अब्राहम मैस्लो। टुवर्ड अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1962, ये दो इनकी महत्वपूर्ण किताबें थी। अगले थिंकर है डगलस मैकग्रेगर। मैकग्रेगर ने थियरी एक्स और थियरी वाई दी है। थियरी एक्स के अनुसार मनुष्य दुष्ट है, वो काम नहीं करना चाहता है, वो जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। जबकि थियरी वाई इसका ऑपोजिट बोलता है कि मनुष्य
स्वयं से निर्णय लेने में सक्षम है, वो आगे आना चाहता है, वो आत्मसिद्धि के लिए काम करता है, ना कि हाइजीन के लिए। ठीक है, तो थियरी एक्स एंड थियरी वाई इन्होंने दी है डगलस मैकग्रेगर ने, हर्सबर्ग ने भी दी है, तो हर्सबर्ग यहाँ पे शायद हमने इंक्लूड नहीं किए हैं। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 और लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966, ये डगलस मैकग्रेगर की दो किताबें हैं। अगले थिंकर है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर एमबीओ के साथ जुड़े हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट हमने केवल वहीं पे करनी है जहां पे हमारा उद्देश्य है, जो उद्देश्य हमने स्थापित किए हैं उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और मॉडर्न मैनेजमेंट सिद्धांत में इनका योगदान है। इनकी महत्वपूर्ण किताबें, तीन महत्वपूर्ण किताबें हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के अंदर इन्होंने एमबीओ का सिद्धांत दिया है। 1954 में यह किताब प्रकाशित हुई है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगली किताब है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिसेस 1973, और लास्ट है द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी थी, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव किताब किसकी है? पीटर एफ ड्रकर की। अगले है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन लीडरशिप स्टाइल, ग्रुप डायनेमिक्स और चेंज मॉडल के साथ जुड़े हैं। लीडरशिप स्टाइल के अंदर इन्होंने लास्ट अभी ये प्रश्न पूछा गया था कर्ट लेविन से कि लीडरशिप स्टाइल में कौन सा इन्होंने नहीं कहा है, जैसे इन्होंने सहभागी लीडरशिप की बात की थी, इन्होंने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात की थी, ठीक है, तानाशाह प्रकृति का, या फिर लोकतांत्रिक लीडरशिप की इन्होंने बात की थी। ठीक है, तो ये लीडरशिप स्टाइल है। ग्रुप डायनेमिक्स यानी ग्रुप किस तरीके से कोऑपरेट करता है, और चेंज मॉडल इन्होंने दिया है। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, फील्ड थियरी इन सोशल साइंस 1951 में ये आती है। अगली किताब है रिजॉल्विंग सोशल कन्फ्लिक्ट। तो रिजॉल्विंग सोशल कन्फ्लिक्ट से ही आप यहां पे देख लीजिए, ग्रुप डायनेमिक्स की ये बात कर रहे हैं यहां पे कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुप डायनेमिक्स जो रहते हैं, ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वो किस तरीके से हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फील्ड थियरी एंड सोशल साइंस 1951 और रिजॉल्विंग सोशल कन्फ्लिक्ट 1948, ये दो इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। लास्ट थिंकर है हमारे हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग, इनका जो योगदान है यह है मैनेजरियल रोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैनेजरियल रोल यानी मैनेजमेंट के क्या क्या रोल्स रहते हैं, क्या क्या काम रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार का अच्छा, किस प्रकार का खराब, उसके ऊपर इनका योगदान है। इनकी महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, पहली है द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क 1973, और अगली किताब है स्ट्रक्चर इन फाइव्स, डिजाइनिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन 1983। तो लगभग हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखे, उनके योगदान देखे, उनकी किताबें देखी। अब इसको याद कैसे करना है, इसका एक चार्ट बना लीजिए, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इसे प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे चिपकाइए। सुबह उठते और शाम को जब भी आपका स्टडी टाइम होता है तो उसको एक एक करके रिवाइज करते जाएं, और जो आपको याद हो गया चीज, जैसे अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की, ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो गया तो इसको इस तरीके से आप कर लीजिए। मोटिवेशन, पर्सनैलिटी याद हो गया, ताकि आपको दोबारा यहाँ पे नजर ना जाए और आपका बहुमूल्य समय यहाँ पे बर्बाद ना हो। डगलस मैकग्रेगर एक्स और वाई थियरी इन्होंने दी है, आपको याद हो गई, इसको कट कर लीजिए। इनकी किताबें अगर याद हो गई है तो इसको कट कर लीजिए, उसी के ऊपर फोकस कीजिए जो आपको याद नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका यही है कि आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे। जैसे आप बार बार क्लासरूम में जाते हैं तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, भले ही 100 स्टूडेंट हो, 100 के 100 नाम आपको याद हो जाते हैं कि किसका क्या नाम है, क्योंकि आप बार बार उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी कर पाओगे। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी ये वीडियो। अगर लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई डाउट है, आप कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्पेसिफिक किसी विषय की तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी एग्जाम की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।